नमस्कार दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में हम ये देखेंगे मेनली अभी कि इसका छोटा मोटा इतिहास, मोटा मोटा हम एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, एक रूपरेखा इसकी बना लेते हैं कि हमको मध्य प्रदेश में क्या देखना है। यदि हम वर्तमान की बात करें मध्य प्रदेश में अभी, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ज़िले अभी कितने हो गए हैं? 54। कुछ दिनों तक हम पहले क्या 52 ज़िले की बात करते थे। हमारा ज़िला कौन था? वो निवाड़ी। इसके बाद में यदि हम देखें तो अभी हमारे 2 नए ज़िले लास्ट अगस्त में हमको जो मिला वो हम देखते हैं कौन सा? मऊगंज। मऊगंज ये कहाँ से अलग होकर बना हुआ है? तो ये ध्यान रखना है, तो ये रीवा से अलग होकर बना है। इसके साथ ही यदि हम बात करें दूसरा ज़िला, उसके बाद हमारा जो नया ज़िला है वो पांढुर्ना। तो ये हमारा अलग हुआ है किससे? छिंदवाड़ा से। तो ये करंट अफेयर्स का भी मुद्दा बन जाएगा, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन से ये 2 ज़िले? ये 53वां ज़िला हमारा हो गया और ये 54वां ज़िला हो गया। इसके बाद भी यदि हम ज़िले, तो कुछ ज़िले हमारे जैसे कि नागदा हुआ, चाचौड़ा हुआ, तो वो अभी प्रस्तावित हैं, तो उनकी हम चर्चाएं बाद में करेंगे जब ये क्लियर नोटिफिकेशन उनका जारी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो अभी 10 संभाग हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये कहीं कहीं आपको 308,252 मिलेगा, कहीं कहीं 308,245 भी मिलता है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन के हिसाब से हमको काम करना होता है, क्योंकि ये कुछ विवादित क्षेत्र है हमारा यहाँ का छत्तीसगढ़ के साथ में, तो उस वजह से हमको 7 किलोमीटर का ये अंतर दिखता है। इसके बाद देखें यदि मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल देखें तो ये भारत की कुल भौगोलिक भूमि का 9.38% क्षेत्र को कवर करता है। इसके साथ ही यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश पश्चिम से लेके पूर्व और उत्तर से लेके दक्षिण, तो इसके ज़िले आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो वो हमको ध्यान रखना है अलीराजपुर। सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, तो वो हमारा सिंगरौली। इसी तरह से यदि हम दक्षिणी ज़िले की बात करें तो दक्षिणी ज़िला हमारा कौन सा है, तो वो बुरहानपुर, और पूर्वी ज़िला मुरैना। तो ये आपके 4 ज़िले जो आपसे पूछे जाते हैं कई बार, तो उनको हमको याद में रखना है। इसके साथ ही आपसे इससे लगे हुए पड़ोसी प्रदेश पूछ लेता है। तो जैसे यदि हम बात करें कि ये हमारा गुजरात, इसको हमको दिशा के साथ भी ध्यान रखना है कि हमारा ये कौन सा ज़िला हो जाता है, तो ये पश्चिम उत्तर पश्चिम। तो इसको हम कहेंगे कि उत्तर पश्चिमी सीमा किसके साथ मिलती है, तो ये राजस्थान के साथ हमारी मिलती है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से हमारी उत्तरी सीमा और उत्तर पूर्वी सीमा भी कही जाती है, तो उत्तर पूर्वी सीमा है। इसके साथ यदि आगे देखें, आगे की सीमाएं किसके? छत्तीसगढ़ के साथ। तो छत्तीसगढ़ के साथ हमारी ये बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये हमारे साथ सीमाएं साझा करते हैं। तो ये दिशा भी हमको याद रखनी है। इसके बाद यदि हम देखें तो नीचे वाला ज़िला हमारा राज्य मिल जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से ज़िले कितने साझा होते हैं वो हमको देखना है, और कौन कौन से ज़िले हैं कि बड़वानी हुआ हमारा, खरगोन हुआ, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। तो ये महाराष्ट्र से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक सबसे कम सीमा जो है तो वो गुजरात के साथ, पश्चिमी जो राज्य है हमारा गुजरात, वो उससे सीमा साझा करता है। तो इससे केवल 2 है हमारे, एक अलीराजपुर है, दूसरा झाबुआ। ये 2 ज़िले हम सीमाएं साझा करते हैं। इसके साथ ये इनकी काउंटिंग भी हमको याद रखनी कि जैसे इसके ये 2 ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से साझा करता है, सबसे
कम सीमा किस राज्य से साझा करता है मध्य प्रदेश, उसकी जानकारी हमको रखनी है। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या मिलेगा, राजस्थान, और सबसे कम तो वो गुजरात मिलेगा हमको। इसके बाद ये हुई इसकी सामान्य सी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि धीरे धीरे हमको इतिहास में क्या क्या लेके आगे हम बढ़ेंगे। और अभी जो मध्य प्रदेश हमको दिखता है, ये जो नज़र आता है मध्य प्रदेश हमें, तो वो इस अवस्था तक कैसे पहुंचा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में इस तरह का कोई प्रारूप नक्शा तो मध्य प्रदेश का था नहीं, वो 1956 के बाद हमारा अस्तित्व में आया है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास को। पहला 3 भागों में यदि हम देखें तो कुछ भाग रहेगा हमारा प्राचीन का, फिर मध्य, और फिर आधुनिक काल। जिस तरह से हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसी तरह से हम मध्य प्रदेश के इतिहास को भी लेके चलेंगे। तो प्राचीन काल में आपका वही कि आपका पाषाण काल जहाँ से स्टार्ट हुआ, पाषाण काल से लेकर कहाँ तक, जब तक हम मुस्लिम शासन जो हमारा स्टार्ट हुआ वहाँ तक हम लेके चलेंगे। मोटा मोटा 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं ईस्वी। मध्यकाल की यदि हम बात करें तो ये मुस्लिम शासन से लेके चलेगा हमारा जब तक हम मराठा साम्राज्य तक, और फिर आगे मराठा आधुनिक में भी रहेंगे। तो ये हम देखते हैं कहाँ, अंग्रेज़ों तक। उसके बाद में अभी तक का यदि हम बात करें 2023 तक, तो वो सभी आधुनिक का पार्ट रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि पाषाण काल, याद रखिए कि अभी हम केवल एक सामान्य परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। तो पाषाण काल हम स्टार्ट होता है 10 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। इसमें भी पाषाण काल के 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं उसको। यदि इसको पाषाण काल को देखोगे 3 पार्ट क्या हो जाते हैं इसके, तो वो रहेंगे अपने पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये भी हमारा 10 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व की बात करता है। मध्य पाषाण की यदि हम बात करें तो ये 40 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक रहता है, और इसको 10,000 से 4,000 या 3,000 ईसा पूर्व की हम बात इसमें करेंगे। तो इसको पाषाण काल कहा जाता है। जाहिर कि पाषाण यानी क्या होता है, पत्थर। क्या होता है, पत्थर। तो मनुष्य जिस समय पत्थरों का प्रयोग करता था उसको हम क्या बोल देते हैं, पाषाण काल। तो इसमें यदि हम देखें तो हमको मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि हम भीमबेटका की बात कर लें तो भीमबेटका में आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों। तो भीमबेटका में हम देखते हैं कि गुफाएं हैं जो पाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका में पाषाण काल से भी संबंधित हमको साक्ष्य मिलते हैं, ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित हमको साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सभी साक्ष्य हमको इसमें मिलेंगे। है कहाँ भीमबेटका, तो वो रायसेन ज़िले में है। रायसेन ज़िले में भी कहाँ आपको, अब्दुल्लागंज। याद रखना कि अब्दुल्लागंज में मिलता है। और यूनेस्को इसलिए भी, भीमबेटका इसलिए भी हमारा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, मध्य प्रदेश में कुल 3 विश्व धरोहर सूची हैं, उसमें से एक हमारी भीमबेटका है। तो कई बार इसका सन पूछ लिया जाता है कि कब वो सूची में शामिल हुई, तो वो ध्यान रखना है कि 2003 में वो शामिल हुई थी। इसके बाद यदि हम बात करें आगे कि आदमगढ़, होशंगाबाद।
तो आदमगढ़ होशंगाबाद में हमको क्या मिलता है इसका साक्ष्य, तो एक पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। किसके साक्ष्य? पशुपालन के साक्ष्य कि मानव ने सर्वप्रथम यदि पशुपालन किया मध्य प्रदेश में तो कहाँ, तो वो हमारा आदमगढ़ होशंगाबाद। इसके आगे चलते हैं तो हथनौरा सीहोर, तो सीहोर में हमको क्या मिल जाता है? कपाल, मानव का कपाल मिलता है हमको एक यहाँ पर। तो इस जगह हमको ये देखना है कि एक क्षेत्र कौन सा है, जिला कौन सा है और उसमें साक्ष्य हमको क्या मिलने हैं। ठीक है, आगे की हम चर्चाएं देखें तो ताम्रपाषाण काल, अब ये हुआ हमारा पाषाण काल और ये नेक्स्ट आया क्या? ताम्रपाषाण। पाषाण इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो ताम्रपाषाण तांबा, ताम्र यानी तांबा, तो ये कब से कब तक है? 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, तांबा इसलिए क्योंकि मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो कौन सी थी? तांबा। ये याद में हमको ध्यान रखना है कि मानव का सबसे पहले प्रयोग की गई धातु तांबा थी। तो उसके ताम्रपाषाण काल के हमको कुछ स्थल मिले, जैसे कि कायथा। कायथा कहाँ पर है आपका? उज्जैन। नाबदा टोली ये कहाँ पर? खरगोन। डांगबाड़ा ये आपका उज्जैन और आबरा ये मंदसौर। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं उनकी हम चर्चाएं करेंगे कि कायथा में हमको ताम्रपाषाण कालीन जो बस्तियां मिलती हैं उसमें कुछ मृद भांड मिलते हैं। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, कुछ औजार मिलेंगे हमको नाबदा टोली में। तो इस प्रकार से डांगबाड़ा और आबरा, तो इनकी खोजकर्ता आपसे कहीं पूछ ले जाते हैं, जैसे नाबदा टोली की खोज HD सांकलिया हमको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम पिछला क्वेश्चन देखें तो भीमबेटका की खोज सीधा पूछ लिया था, किसने किया था? कि विष्णु वांकड़कर ने उसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें तो हम देखें कि सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में हमको मिलते नहीं हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता हम जानते हैं कि आपका जो पश्चिमी हमारा भारत रहा, ये तो इस एरिया में पूरे में हमारे को सिंधु सभ्यता मिल जाती है, लेकिन यहाँ जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें सिंधु सभ्यता के साक्ष्य हमको नहीं मिलते। तो इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो किसके साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश में फिर? तो वो मिलेंगे हमको मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता के साक्ष्य। तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व भी हम देखें तो इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक पूर्व वैदिक या उसको हम ऋग्वैदिक बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल, जो कब से कब तक रहता है? ये 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा। और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक, तो जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हम इसकी कालखंड की गणना करते हैं। तो मध्य प्रदेश में हमको साक्ष्य मिलेंगे उत्तर वैदिक काल से संबंधित। ऋग्वैदिक काल से संबंधित साक्ष्य भी हमको मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। यदि हम देखें उत्तर वैदिक में क्या मिलेगा, तो एक निषाद जाति का उल्लेख मिलता है कि वनों में निषाद जाति हुआ करती थी। इसके बाद यदि हम बात करें है वंश की, उसी समय की महिष्मति या जो अपना महेश्वर, अभी हम बात करते हैं वर्तमान महेश्वर की, तो उसमें एक है वंश हुआ करता था जिसकी स्थापना किसने? महिष्मत ने की थी। तो किसने की थी? महिष्मत ने। उसके साथ ही देखें तो शतपथ ब्राह्मण, कौन सा? शतपथ ब्राह्मण, ये हमारा एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें हमको रेवा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख? रेवा, ये आपकी नर्मदा नदी। तो ये हमको शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख भी मिल जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें पौराणिक काल में आ जाएं, पौराणिक काल में हमको कुछ चर्चाएं मिल जाती हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत में। तो ये तो आपने देखी ही होंगी कई बार रामायण। तो उसमें जब हम देखते हैं कि राम जी, प्रभु राम को जब वनवास होता है तो वो कहाँ?
दंडकारण्य जंगल, जो आपको दंडक वन भी कहा जाता है, जिसमें विचरण करते हुए वो रहे, तो उसमें दंडकारण्य पठार का जो जंगल है उसका वर्णन हमको मिलता है। इसके साथ ही चित्रकूट, उसका भी वर्णन हमको उसमें मिल जाता है। महाभारत की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी हमको महाभारत से मिलती है, जैसे कि दर्शान। दर्शान किसको बोला जाता था उस समय? हमारा वर्तमान विदिशा को। कारुस बघेलखंड, वत्स को क्या कहा जाता है? वत्स किसको बोलते हैं? ग्वालियर को। और ये चेदी, ये बुंदेलखंड। तो महाभारत में हमको चेदी का भी विशेष उल्लेख मिलता है। जैसे हम देखें कि चेदी नरेश कौन? शिशुपाल, उसका वर्णन हमको मिलेगा। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो फिर आता है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद कैसा कि वैदिक काल में ये कैसी व्यवस्था होती है? हम देखें तो कबीलाई व्यवस्था वैदिक काल में होती है। कबीलाई व्यवस्था से धीरे धीरे, कबीलाई व्यवस्था यदि हम देखें तो कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विस और जन। कुल ये परिवार हुआ करता था कि परिवार, उससे कुछ परिवारों से मिलकर क्या वो कुल बनता था, कुल से मिलकर ग्राम, ग्राम से मिलकर आपका विश्व बनता था और विश्व से मिलकर बनती थी जन। और बाद में धीरे धीरे जब ये जन इकट्ठे हुए तो उसको बोला जाने लगा क्या? महाजनपद। महाजनपद। तो इस समय महाजनपद की हम बात करें तो भारत में हमारे महाजनपद कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख हमको मिलता है। और 16 में से 2 महाजनपद ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में मिलती हैं, एक अवंती और एक चेदी। तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 16 महाजनपदों का वर्णन हमको मिलता है तो वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमको 2 ग्रंथ मिलेंगे। एक आपको बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है हमारा जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ जब हम देखेंगे तो वो कौन सा मिलता है? वो है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिल जाता है। दूसरा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र। इसमें जैन हमारा जनपदों का उल्लेख मिल जाता है। तो मध्य प्रदेश की यदि हम महाजनपदों की चर्चा करें तो अवंती जो जनपद थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। यदि हम अवंती की चर्चा करें, अवंती कहाँ पर है? ये आपका उज्जैन, उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। यदि हम मध्य प्रदेश को देखें ये हमारा मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? अवंती महाजनपद, जो हमारी है उज्जैन, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखें तो चेदी, जो हमको बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी। ये 2 महाजनपदें मुख्यतः हमको मिल जाती हैं। जब हम देखते हैं यदि अवंती को तो चंड प्रघोत नाम का एक राजा हमको मिलता है, जो कब था? बुद्ध के समकालीन। बुद्ध के समकालीन हमको राजा मिल जाता है, ठीक। और आगे देखते हैं तो चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद हम जैसे देखें वर्तमान का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसको कहते हैं। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती और राजा महत्वपूर्ण आपको मिलता है शिशुपाल, ठीक। सुक्तिमती आपको कैन नदी के किनारे मिल जाएगा। ये कई बार पूछ ली जाती है कि किस नदी के किनारे थी इसकी राजधानी, तो वो आपकी सुक्तिमती के किनारे थी। आगे देखें तो इसमें हम मुख्यतः एक खाका तैयार कर रहे हैं, वो हमको ध्यान में रखना चलता है, क्योंकि इतिहास की यदि हम बात करें तो उसमें मुख्य चीज़ रहती है हमारी कालानुक्रम, कि यदि हमको क्रम याद है कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद क्या हुआ, किसने क्या किया, तो वो उसमें फिर इतिहास को याद रखना बहुत आसान हो जाता है।
फिर इतनी मुश्किलें नहीं आती कि कब क्या हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, देखें तो मौर्यकाल। मौर्यकाल कब से 322 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक ये मौर्यकाल रहा। उसमें इसका संस्थापक देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको मिल जाता है, लेकिन हम केवल अभी चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी व्यक्ति रहे इसमें। तो वो कौन? बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक। हम पढ़ते हैं कि अवंती का राज्यपाल था। जब बिंदुसार मगध का सम्राट था तब उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जैसे कि पिछली बार हम देख चुके हैं, पिछली बार अभी, कि अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। इसके आगे देखें तो विदिशा का वर्णन उस समय हमको कई बार मिलता है, क्योंकि हम जैसे पूछा जाता है आपसे कि अशोक का विवाह, तो उसकी एक नगर सेठ की पुत्री देवी के साथ उसका विवाह हुआ था। वो भी कहाँ की थी? तो वो भी विदिशा की ही थी। उसके बाद देखें तो उसकी संतान जो उनसे उत्पन्न हुई, एक महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो ये भी चर्चा मिल जाती है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जब श्रीलंका जाते समय वो सांची में रुके। सांची में रुके तो सांची से और बौद्ध स्थल की हमको और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सांची का स्तूप हमको मिल जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो वो याद रखना है कि वो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि काकड़ा नाबोद पहाड़ी, काकड़ाम, काकड़ा नाबोद। ये कहाँ है आपकी? रायसेन जिले में हमारी सांची का स्तूप मिलता है। इसके बाद आगे करें तो और अशोक से संबंधित हमको साक्ष्य मिलेंगे। जबलपुर में उसका रूपनाथ अभिलेख, होशंगाबाद में पानगुराड़ी अभिलेख और दतिया में गुर्जरा अभिलेख। इन अभिलेखों को हमको बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है कि किस किस महान शासक के अभिलेख हमको कहाँ कहाँ मिले, क्योंकि इतिहास की जानकारी हमको वहीं से मिलेगी। यदि हम देखें तो उसके बाद जब मगध सम्राट अशोक बना तो मालवा से लेकर नर्मदा घाटी से चंबल घाटी तक ये मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा। तो उस समय मध्य प्रदेश में फिर कौन सा राज्य चल रहा था उस समय? तो मौर्य वंश पूरा चलता है। मौर्य के बाद यदि हम बात करें तो शुंगों की, तो शुंगों की बात जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा गया था कि शुंगों के पूर्वज कहाँ के थे? तो वो हम देखते हैं कि मूलतः उज्जैन। तो शुंग वंश फिर मध्य प्रदेश से संबंधित हो गया कि शुंग वंश कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से और उज्जैन से। पुष्यमित्र शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक रहा, उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग कहाँ? विदिशा पर शासन किया करता था। तो कौन शासन करता था? अग्निमित्र शुंग। इसका वर्णन भी हमको मिल जाता है मालविकाग्निमित्रम, जो कालिदास जी की प्रसिद्ध रचना है। उसमें मालविका और अग्निमित्र शुंग की कहानी का वर्णन मिलता है। आगे बढ़े यदि हम तो देखते हैं भागभद्र शासक जो था उस हेलियोडोरस स्तंभ की जानकारी हमको उसके समय में मिल जाती है। तो हेलियोडोरस स्तंभ है कहाँ पर? कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है हमारा विदिशा में ही, कि विदिशा में है, जिसको हम खाम बाबा भी कह देते हैं और हेलियोडोरस स्तंभ भी। ये धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो वो याद रखना है कि भागवत धर्म से संबंधित है, और जिसने इसको बनवाया था उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस एक बाहरी विदेशी राजदूत था जो यहाँ भागभद्र के दरबार में रहता था। इसके बाद आगे देखेंगे तो शुंगों के बाद सातवाहन की हम बात करेंगे। सातवाहनों के कहाँ राज करते थे? तो नर्मदा के दक्षिण में। नर्मदा के दक्षिण में ये राज किया करते थे, और सिक्के इनके मिलते हैं विदिशा से और नर्मदा घाटी से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। तो बेसिक क्या मिला हमको अभी तक कि अगर हमको इतिहास को देखना है तो उसका क्षेत्र हमको पता हो, उस क्षेत्र में हमको कौन सा साक्ष्य कहाँ मिलता है वो हमको पता हो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो गुप्त वंश। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं रहा कि कालानुक्रम थोड़ा सा
सिस्टमेटिक तरीके से हमको कम मिलता है शुरुआत में। गुप्त वंश देखें तो 240 ईस्वी से 590 ईस्वी तक। तो इसकी रचना स्थापना तो वो चंद्रगुप्त महान शासक मिल जाता है। स्थापना इसकी श्रीगुप्त ने की है, वो हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद ही अधिक महत्वपूर्ण शासक हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो मिलता है हमको समुद्रगुप्त। क्योंकि समुद्रगुप्त ने क्या किया, जब उसने भारत विजय की, उसका साम्राज्य का विस्तार किया, तब उसने जो 18 प्रदेशों को साम्राज्य में मिलाया तो उसमें हमारा मालवा और चेदी भी शामिल था। तो क्या हुआ कि समुद्रगुप्त के समय फिर मालवा और चेदी किसका हिस्सा बन गए थे? मगध का। जो मगध सबसे बड़ी महाजनपद हमको मिलती है। इसके बाद यदि हम चलें तो वो क्या मिलेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इसका सबसे महान शासक कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये उज्जैन पर शासन करता था। उज्जैन पे शासन हम देखते हैं कि इसके नवरत्न, इसलिए भी ये संबंधित हो जाता है कि इनके नवरत्नों में से एक नवरत्न मिलते हैं कालिदास, जिनका संबंध कहाँ से था? उज्जैन से ही था। तो इसलिए हमको ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कालिदास के बारे में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। इस गुप्तों की बात करें तो स्कंदगुप्त जो था उसके बाद में हूणों का शासन मध्य प्रदेश में रहा। तो 2 हूणों की हमको जानकारी मिलती है। किसकी? एक तोरमाण और एक उसका पुत्र मिहिरकुल। तो इन्होंने पश्चिमी मध्य प्रदेश पे उस समय शासन किया। ये गुप्तों के, जब यहाँ पे गुप्त साम्राज्य चल रहा था तब ये तभी की बात। तो वो जानकारी हमको कहाँ मिलती है? तो एरन से हमको मिलती है तोरमाण का अभिलेख, और ग्वालियर से मिहिरकुल का अभिलेख हमको मिल जाता है। तो एरन कहाँ पर है? तो एरन हमारा सागर। ये हमको याद रखना है कि एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो हमारा तोरमाण जो हूण शासक था उससे संबंधित है। दूसरा उसमें उसका वर्णन मिलता है। एक चीज़ और है एरन अभिलेख में जो वहाँ पे कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उसकी यदि हम चर्चा करें तो वो क्या है? तो वो है सती प्रथा के साक्ष्य। सती प्रथा के साक्ष्य। तो यदि हम बात करते हैं कि भारत में सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में ही। आगे चलें, आगे देखें तो इसके बाद जो नरसिंहगुप्त बालादित्य हुआ गुप्त शासक, तो उसने हूणों को परास्त किया 525 ईस्वी के आसपास। और ये यशोवर्मन, उसने हूणों को देश से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर यशोवर्मन कौन? तो यशोवर्मन आपका चंदेल वंश से संबंधित शासक है। किस वंश से संबंधित? चंदेल वंश से। तो ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखें, हूणों के बाद, गुप्तों के बाद कौन आया? तो वो रहा हमारा ग्वालियर में कौन सा वंश? नागवंशी है। तो नागवंश रहा। इसकी स्थापना यदि हम देखें तो वो कौन? बृहस्नाग। किसने करता है? बृहस्नाग ने। क्षेत्र देखें तो पद्मावती, पद्म पवाया, जो ग्वालियर का क्षेत्र बोला जाता है, इसकी 3 शाखाएं हमको मिलती हैं, जिसमें से एक शाखा मध्य प्रदेश में है। कौन सी? वो पद्मावती। इसके बाद हम देखें कि कांतिपुरी और मथुरा भी इनकी 2 अन्य शाखाएं थीं। मथुरा आपका जैसे उत्तर प्रदेश में मिलता है अभी। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? राजपूत काल पर, जो 8वीं शताब्दी से हमारा स्टार्ट होता है। राजपूत काल में हम देखेंगे जो राजपूत रहे अलग अलग क्षेत्रों पे जाइए उनको मिलते हैं। जैसे कि उज्जैनी में यदि हम देखें तो वहाँ पर कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश मिलता है, जिसका प्रमुख शासक रहा मिहिर भोज 836 से 882 ईसा पूर्व। इसमें हमको ये देखना है कि जैसे यदि कोई महत्वपूर्ण शासक हुआ तो उसका समय हम देख लें कि उसका समय क्या था, उसका प्रमुख कार्य क्या रहे या महत्व क्या रखता है इतिहास में, कि क्यों हम उसको पढ़ते हैं। इसका शासन कहाँ पे रहा? ग्वालियर पे इसका शासन रहा। उज्जैनी इसकी राजधानी रही उस समय।
तो क्लियर हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश। ये एक जो ड्राफ्ट हमारा तैयार होगा उससे हमको पढ़ने में आसानी होगी कि आगे से आपको भी ध्यान रहेगा कि हम आगे किस किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं और किस किस सिस्टम से सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश संस्थापक कौन? तो आप नन्नुक, इसको जेजाक भुक्ति के चंदेल भी बोलते हैं, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति के चंदेल, क्योंकि ये जेजा एक महत्वपूर्ण शासक हुआ चंदेल वंश में भी उसके नाम पे उसका नाम पड़ गया। राजधानी देखें तो कालिंजर और खजुराहो, ये दो राजधानियां रही। इसके अलावा भी एक राजधानी हमको मिल जाती है इनकी, वो महोबा, तो ये प्रारंभिक राजधानी मिल जाती है। उसके बाद ये कालिंजर भी राजधानी है, खजुराहो भी राजधानी, ये समय समय पर ये राजधानियाँ परिवर्तित होती गईं। इसके बाद करें इसके प्रमुख शासक तो यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, परमार्दिन देव, तो इन्होंने महत्वपूर्ण शासक ने बहुत सारे काम किए। उनमें से कई मंदिर यहाँ पे हमको मुख्यतः देखने को मिलते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया, ठीक है। तो ये अलग अलग जैन धर्म से भी संबंधित कुछ मंदिर हमको मिलते हैं खजुराहो में, और हिंदू धर्म से भी संबंधित हमको मिल जाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जैसे एक महत्वपूर्ण मंदिर है, और खजुराहो के मंदिर आपको किस में से यूनेस्को की जो हम बात करते हैं विश्व विरासत सूची में शामिल भी हैं। विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो कौन से? एक भीमबेटका आपके हो गया, एक खजुराहो के मंदिर आपके हो गए, और तीसरा क्या है आपका? माय डियर फ्रेंड्स, क्या है? सांची, खजुराहो और भीम बेटिका, ये तीन पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल हमारी यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, ठीक है। ये 1986, ये 1989 और ये 2003, ये मुख्यतः हमको ध्यान में इसको रखना है, कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखें तो तुर्कों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये राजपूत काल चलते हैं कि जब तक हमारे मुस्लिम आक्रांता नहीं आ जाते, ठीक है। हम आगे देखें दूसरा राजपूत वंश, तो वो है हमारा परमार वंश, जिसकी राजधानी कहाँ रही? धार। संस्थापक कौन? उपेंद्र। इसमें आपको जो प्रमुख शासक मिलते हैं वो मिलते हैं राजा भोज। पिछले एग्ज़ाम जैसे हमने देखे तो उसमें कई क्वेश्चन राजा भोज से पूछे गए हैं कि 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। क्या किया? तो उसमें देखें तो भोजपुर मंदिर का निर्माण, भोजताल का निर्माण, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो ये इन्होंने निर्माण कराया। इसके अलावा भी कई की चीज़ों का निर्माण कराया है इन्होंने, जैसे भोजशाला का निर्माण कराया। एक साहित्य में इनका विशेष योगदान मिलता है कि बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, जैसे सम्रांगण सूत्रधार हुई, विद्या विनोद हुई, तो ये कई सारे प्रकार की आपको बुक्स मिलेंगी जिसको हम आगे चर्चाएं भी करेंगे। परमार वंश का अंतिम शासक था महलक देव, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित हुआ था। यानी परमार वंश का फिर पतन कब हुआ? जब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था 14वीं ईस्वी के समय। आगे हम देखें तो ये मध्यकाल। तो यहाँ पर मेनली हमको क्या देखना है फिर कि मुस्लिम शासन जो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ वो कब से कब तक रहा,
उसको हम देखें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मालवा का आक्रमण 1197, तो ये कौन करता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मालवा पर आक्रमण उसका मिल जाता है हमको। इसी समय 1203 में उसका कलिंजर का आक्रमण मिलता है। किस पे? कलिंजर आक्रमण, ये भी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1211 में हमको इल्तुतमिश का मिलता है, ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण मिलता है। 1234 में भेलसा पर आक्रमण मिलता है। भेलसा किसको कहते हैं? तो भेलसा ही पुराना नाम है किसका? विदिशा का। तो ये हमको याद रखना है कि विदिशा का नाम हमको भेलसा भी मिल गया और दरसाण भी मिल गया। इसी तरह से कई पुराने नाम हमको याद रखने, प्राचीन नाम, जैसे कि वत्स, उसको हम ग्वालियर कहते हैं। अवंती वो उज्जैनी का नाम है। माहिष्मती वो महेश्वर। इसके बाद देखें कि मालवा पूर्णतः अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो पूरा दिल्ली सल्तनत में कब मालवा? अलाउद्दीन खिलजी के समय। और मालवा का सूबेदार किसको बना दिया? तो वो आयन मुल्क मुल्तानी, ये व्यक्ति का नाम फिर हमको मिल जाता है। तो जब मध्यकाल में हम पढ़ने लगते हैं तो तब हम देखते हैं एक तो कि मध्यकाल में किसके शासन काल में मध्य प्रदेश में क्या एक्टिविटीज़ हुई। उस समय यहाँ का कोई सूबेदार बनाया जाता है कई बार कि सूबेदार। दूसरा, जिस समय ये जीता वहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? कई बार आपसे ये नेतृत्व की बात ही पूछा जाती है कि सेनापति हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद ना आके सेनापति ने आक्रमण किया हो, उस समय सेना का नेतृत्व जो कर रहा था उसका नाम आपसे पूछे थे। ठीक, तो ये हुआ। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में और डीपली जब जाएं तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, यहाँ हम देखें तो वो क्या मिलता है कि जब भारत का इतिहास मिलते हैं तो केंद्र लेवल पे दिल्ली में हमको दिल्ली सल्तनत मिलती है। और इस समय जब मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत होती है वो होती है हमारी 15वीं सदी में, जब दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश का शासन चल रहा होता है। किसका? तुगलक वंश का। तो उस समय मालवा में गौरी वंश की स्थापना होती है 1401 से लेकर 1436। कौन संस्थापक है उसका? दिलावर खां गौरी। और प्रमुख शासक इसका है होशंग शाह गौरी। आपको होशंग शाह गौरी के बारे में भी कई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि होशंगाबाद, अब तो जो नर्मदापुरम हो गया है, तो होशंगाबाद का नाम किसके नाम पे था? तो वो भी होशंग शाह गौरी के ही नाम पे था। और देखें तो राजधानी इसकी धार मिल जाती है, होशंगाबाद की स्थापना इसने की। नेक्स्ट आते हैं खिलजी वंश पर, तो 1436 से 1531। एक बात याद रखना कि हमको दिल्ली सल्तनत में भी खिलजी वंश मिलता है और मालवा में भी अलग से खिलजी वंश मिलता है। यहाँ पे संस्थापक महमूद खिलजी, और उसने क्या किया? मेदिनी राय, जो चंदेरी का राज्यपाल बनाया था उसे। मेदिनी राय को हम देखते हैं कब? जब बाबर भारत आता है। उसके बाद जैसे ही बाबर भारत आए तो मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है मध्य प्रदेश में। तो वो कब से कब? ये 1526 से 1707 औरंगजेब के समय के आसपास। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे जो इस क्षेत्रीय राजा रहते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। तो ये देखें कि बाबर ने क्या किया? तो बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी, रायसेन इस क्षेत्र को जीता। चंदेरी का युद्ध हमको मिल जाता है 1528 में। वो हमको याद रखना है बाबर के 4 युद्धों में से। हुमायूं जब शासक बनता है तो ये बहादुर शाह को हराकर पश्चिमी मध्य भारत पर जीतता है। तो बहादुर शाह गुजरात का शासक, उसको हरा के हुमायूं ने मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन किया। इसके बाद में देखते हैं शेरशाह, तो उसने मालवा का शासक बना। शेरशाह सूरी का एक आक्रमण हमको मुक्ता मिलता है, वो है आपका रायसेन दुर्ग पर आक्रमण। मध्य प्रदेश में जिसका शासक उस समय शासक कौन था? तो वो पूरनमल। इसकी चर्चा कई बार होती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि उस समय
रायसेन का शासक कौन था? पूरनमल। क्यों ये इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा दूसरी तरह से उसको दिया जाता है, क्योंकि उसको धोखे से मारा गया, उसको जो संधि हुई उसका पालन नहीं किया गया शेरशाह द्वारा। और शेरशाह ने शुजात खां को मालवा का सूबेदार बनाया था। ये सूबेदारों की जो बनाया, जैसे कि पिछली बार हमने देखा आयन मुल्क मुल्तानी सूबेदार बना, मेदनी राय को फिर सूबेदार बनाया ग्वालियर का, और यहाँ पर शुजात खां। तो ये सूबेदारों को जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद मुगल वंश में देखें तो अकबर ने क्या किया? तो ये 1561 है। 1561 में मालवा, 64 में गोंडवाना इसको जीता। 1601 में असीरगढ़ का किला, ये असीरगढ़ का किला कहाँ मिलता है? बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का द्वार। इसके बाद यदि देखें तो औरंगजेब तक मुगल शासन रहा मध्य प्रदेश में। उसके बाद जैसे ही जैसे औरंगजेब का पतन हुआ, उसके बाद हमको मिलते हैं मराठा। प्रमुख सत्ता में कौन आ जाते हैं? मराठा। तो मराठा देखें तो 1731 में मालवा में मराठा को बांटा जाता है। वो 3 भागों में बांट देते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि पवार, उसमें धार और देवास, होलकर, पश्चिमी निमाड़ और मंदसौर तक इनका राज बांट दिया। सिंधिया, जिसको उज्जैन और ग्वालियर का क्षेत्र दे दिया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे कैसे उनको बांटा। देखें तो होलकर वंश, देखें कहाँ राजधानी इसकी इंदौर, और बाद में महिष्मती। प्रमुख शासक कौन रहा? तो मल्हार राव होलकर 1732 से 66। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यही इसके संस्थापक भी हैं। यदि आता है होलकर वंश के संस्थापक तो मल्हार राव होलकर। इसके आगे चलते हैं तो वो महत्वपूर्ण शासक अहिल्याबाई होलकर। तो 1857 में उनकी हम के समय महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। यशवंतराव होलकर प्रथम और यशवंतराव होलकर द्वितीय, ये इसके अंतिम शासक रहे, यानी कि ये 1947 के समय शासक रहे होंगे कि जब इन होलकर वंश को हम भारत में विलय कर लेते हैं, मिला लेते हैं। आगे बढ़ें तो देखें कि सिंधिया वंश, तो इसकी राजधानी उज्जैन और ग्वालियर। प्रमुख शासक ये रहे राणोजी सिंधिया, यही इनके संस्थापक भी कहे जाते हैं। महत्वपूर्ण महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया। तो इस प्रकार से हम इनके महत्वपूर्ण शासकों के काम, उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो भोपाल रियासत। तो भोपाल रियासत की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके संस्थापक मिलता है दोस्त मोहम्मद खान, 1708 से लेके 1726। कहाँ? 1708 से 1726। क्वेश्चन बन भी चुका है, आपसे पूछ चुका है कि भोपाल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये एक अफगान था। कौन? अफगान। इसके बाद प्रमुख शासक देखें तो कुदसिया बेगम मिल जाती हैं। बेगमों का शासन, क्योंकि भोपाल की रियासत इसलिए फेमस हुई क्योंकि उसमें कई बेगमों ने राज किया है, जैसे कि कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और नवाब हमीदुल्लाह खान। तो ये हुआ कौन सा समय हमारा? मध्यकालीन समय। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो थोड़ा सा आधुनिक को और चर्चा कर लेते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान मध्य प्रदेश में क्या क्या चेंजेस आए। जब हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्धों को 1800 के शुरुआत में, तो जैसे ही जैसे आंग्ल मराठा युद्धों में मराठाओं की हार होती है तो वह अंग्रेज सबसे अलग अलग संधि करते हैं, जैसे कि राजपुर घाट की संधि हुई, मंदसौर की संधि हुई, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। सिंधिया से अलग संधि होती हैं, होलकरों से अलग संधि होती हैं, पेशवाओं से कुछ अलग संधि करते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे ब्रिटिश राज्य में मराठा साम्राज्य मिला लिया जाता है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो 1818-17 के दौरान अंग्रेज क्या करते हैं, जो नर्मदा घाटी है उसको नर्मदा टेरिटरीज़ या सागर नर्मदा टेरिटरीज़ का नाम दे देते हैं। तो ये अब कौन सा क्षेत्र हो गया? ब्रिटिश क्षेत्र मिल गया। और जो मध्य प्रदेश बनने वाला है, एक होने वाला है, जो उसका
जो मैप हम वर्तमान में देखते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्र से जानते हैं जिसे, उसका निर्माण धीरे धीरे ये इकट्ठा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने कभी मध्य प्रदेश का नाम वैसे नहीं देखा, हम केवल वर्तमान मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जानकारी देखते हैं। 1853 में क्या हुआ कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये एक प्रांत, ब्रिटिश प्रांत रहा, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, तो इसको एक गवर्नर के अधीन पूर्ण प्रांत का दर्जा उन्होंने दे दिया। एकीकरण धीरे धीरे इसकी राजधानी क्या बनाई, नागपुर। और तात्कालिक जो रीवा, सागर संभाग, बघेल, बुंदेलखंड की छोटी बड़ी कितनी 34 रियासतें थीं, इसमें कुछ बघेली रियासतें भी थीं, ठीक है, तो उनको मिला के धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन होगा। आगे हम देखें कि मध्य भारत क्षेत्र, तो मराठा और नवाबों की जो रियासतें हैं उनको मिला के मध्य भारत का क्षेत्र बना दिया जाता है। थोड़ा सा और नज़र डालें यदि हम इस पर, तो आपको देखें हम कि जो मध्य प्रदेश हमको मिलता है, इस मध्य प्रदेश की हम चर्चा करते हैं, तो इसमें देखें तो आपको जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, ये उस समय ऐसा नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है। ये यहाँ का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल रहा, ये नीचे, इसके नीचे जो महाराष्ट्र का एरिया शामिल रहा, ये छत्तीसगढ़ शामिल होता ही है, तो इस तरह के कई क्षेत्र इसमें शामिल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हमने क्या देखा उस पर बात करें, दोबारा जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास की यदि हम बात करें तो हमको क्या देखना है कि पहले हमको प्राचीन इतिहास की कुछ जानकारी हो, उसके बाद मध्यकाल की कोई जानकारी, जिस महत्वपूर्ण हमने शासक देखे। प्राचीन को हम थोड़े दूसरे तरीके से देखते हैं, मध्यकाल को दूसरे तरीके, क्योंकि इसमें केवल राजवंश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्राचीन में हम देखें तो प्राचीन में हम साक्ष्यों को ज़्यादा देखते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य कहाँ मिले, स्थल कहाँ मिले, और राजवंश तो हमारा मौर्य साम्राज्य से यहाँ पे स्टार्ट होता है मेनली, ठीक है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि जब स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद से अभी 2023 तक मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आया, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। तो इसको आप एक बार और बेहतर तरीके से दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी इतिहास को समझने में, इतिहास की रूपरेखा को बनाने में और आगे इतिहास को पढ़ने में। तो इसी तरह और आगे की चीज़ें देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, थैंक यू।